ओके, तो टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए सेक्शन 14 हम पढ़े थे। सेक्शन 14 क्या कहता है इनकम टैक्स का, कि सर जितनी भी इनकम आप अर्न करते हैं उसको 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिन्हें हम हेड्स ऑफ इनकम का नाम देते हैं। पहला जो हेड हमारा बनाया गया है उसको सैलरी ही बनाया गया है, और इसको आप इन शॉर्ट समझे तो जॉब की बात समझिए, कि अगर आप जॉब करते हैं तो वो इनकम आपके यहाँ पे आने वाली है। ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 15 से लेके 17 तक कवर करता है, और 15 जो है वो इसका चार्जिंग सेक्शन है। हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो कि ये बताता है कि भैया मेरे अंदर कौन सी इनकम आने वाली है। समझ गए कि कौन सी इनकम इसमें कवर होगी, वो हमें बताता है, तो उसको कहते हैं हम चार्जिंग सेक्शन, राइट। इस सेक्शन का, इस चैप्टर का जो चार्जिंग सेक्शन है वो 15 है, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 15 से पूछा कि भैया बताइए सैलरी हेड में कौन सी इनकम आती है। तो उन्होंने कहा कि सर देखो वैसे तो ये डिपेंड करता है बहुत चीजों के ऊपर, और हमारा जो रूल है, हम जिस इनकम को हमारे अंदर लेते हैं वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मतलब कि अगर पेमेंट करने वाला और पेमेंट लेने वाला, इन दोनों के बीच में नौकर मालिक का रिलेशन, ठीक है। देने वाला मालिक है, देने वाला नौकर है, देने वाला एम्प्लॉयर है, लेने वाला एम्प्लॉई है, देने वाला बॉस है, लेने वाला सर्वेंट है, ठीक है। तो ये सिनोनिमस यूज किए जा सकते हैं। आप इनमें ऐसा ना समझे कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई बोला था और मान लीजिए एग्जाम में कुछ अलग शब्द आ जाए, तो आप ऐसा ना समझिएगा कि वो गलत हो जाएगा। तो देने वाला क्या होना चाहिए, मालिक, बॉस होना चाहिए। लेने वाला नौकर, सर्वेंट, एम्प्लॉई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर अगर ये रिलेशन नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मास्टर सर्वेंट शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं एमसीक्यू आ जाए और आपको सर मास्टर सर्वेंट तो नहीं था, वहां तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सेंस समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। डन। तो सर ये तो क्लियर ही होता है कि कोई हमारा एम्प्लॉई है, इसमें भी कोई डाउट होता है क्या? बिल्कुल, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो कोई नौकर काम करता है, जो हमारा सर्वेंट काम करता है, वो हमारा सर्वेंट है। वो सब करेगा जो हम उसको करने को कहेंगे। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, सब हम बताएंगे। जो हम कहेंगे वो करेगा, राइट। पर मान लीजिए हमारे घर पे कोई सर्विस प्रोवाइडर आता है, जैसे डिश टीवी लगाने वाला आया, टाटा स्काई लगाने वाला आया, ठीक है, और या फिर मान लीजिए कोई आपका योगा टीचर है, वो आ रहा है योगा सिखाने के लिए, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो अपनी सर्विस आपको दे रहा है और वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो वहां पे ये फर्क पड़ जाता है। तो आपको ये समझना है कि क्या जॉब है और क्या जॉब नहीं है। इसके कुछ मेनली एक्सेप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एमएलए एमपी, सर ये हमारे नौकर नहीं होते, ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इनको जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से वो अदर सोर्स में जाती है, क्योंकि नेतागिरी करना, एमएलए एमपी होना, प्रतिनिधित्व करना, ना तो इनकी नौकरी है और ना ही इनका बिजनेस है, ये इनकी अदर एक्टिविटी है, इसलिए ये अदर बिजनेस में जाते हैं। पार्टनर का रेम्यूनरेशन, तो सर पार्टनर जो होता है फ्रॉम में कोई नौकर थोड़ी होता है, पार्टनर तो मालिक होता है, ठीक है भाई। पार्टनर का मतलब ही क्या हुआ, मालिक। तो देने वाला भी पार्टनर और लेने वाला भी पार्टनर एक तरीके से। तो इसलिए बोला गया कि भैया इसको तो हम जॉब में तो नहीं ले सकते, तो उसको फिर कहाँ लिया गया, बीएनपी में लिया गया। इसका रीजन है बीएनपी, बिजनेस है ये इसका, तो ये बिजनेस इनकम इसकी हो जाएगी। सैलरी ऑफ डायरेक्टर, अब देखिए डायरेक्टर में दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो सैलरी हेड में आती है, क्योंकि वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। जबकि बाकी जो डायरेक्टर होते हैं उनकी जो सैलरी है वो अदर सोर्स में चली जाती है, राइट। तो ये कुछ खास बातें आपको यहाँ पे बता दी गई। आगे आ जाइए सर, सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि सर मैंने है ना काम तो किया, पैसा तो कमाया, पर पैसा लेने से पहले ही मैंने उसको गवर्नमेंट को दे दिया कि भैया आप ले लो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैंने सरेंडर कर दिया। तो जब मैंने लेने से पहले उसको सरेंडर कर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गई, एग्जम्प्ट हो गई, ठीक है। पर अगर मैं उसको ले लेता और बाद में मैं उसका कुछ भी करूं, फिर वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। आगे बात समझ, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि भैया मेरी सैलरी आप ले लो, कोरोना में यूज कर लेना या कहीं पे भी यूज कर लेना, तो इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं है। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, ये भी सेम ऐसा ही है कि सर अगर हम हमारी सैलरी छोड़ देते हैं, ठीक है, कहते हैं चाहिए नहीं मुझे, तो भैया नहीं चाहिए तो टैक्स तो चाहिए। फिर मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब की और अब आपको वहां से 20,000 रुपए लेने हैं, आप कहते हैं सर रहने दो मत दो, ठीक है। तो आपने लेने से पहले
मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, तब तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आपने उससे पहले, जैसे मान लो आप किसी की जॉब कर रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि आप मेरे पास आए, बोला सर कोई खाली बैठे कुछ सीखने को भी करना है, कुछ काम है तो बताओ। मैंने कहा कि ये काम कर दो मेरा, मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, पैसे भी दे दूंगा। आपने कहा नहीं सर मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं काम आपका फ्री में करूंगा। तो क्या आपने ड्यू ही नहीं किया इस अमाउंट को? बताइए, क्या आपने इस अमाउंट को ड्यू ही नहीं होने दिया? फॉरगोन कर दिया, पहले ही छोड़ दिया कि नहीं चाहिए मुझे। तो आपने ड्यू ही नहीं होने दिया इसको, तो ये आपके लिए क्या हो गई? एग्जम्प्ट हो गई। समझ गए? ओके। पर अगर आप इसको ले लेते, ड्यू हो जाती, मतलब आपने पहले बोलते कि ठीक है सर मैं 20,000 रुपये लूंगा, काम कर दूंगा, आपने काम कर दिया, सैलरी ड्यू हो गई, उसके बाद आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए, तो भैया टैक्स लगेगा। तो फिर आपका टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया है? ड्यू कर ली है सैलरी, अब उससे मतलब नहीं होता, आपने कमा लिया है। बोलो आगे बात समझ में? फोरगोइंग और सरेंडर एक नहीं, फोरगोइंग का मतलब छोड़ना, छोड़ना मतलब कि आप ले ही नहीं रहे, और सरेंडर का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को दे दो मेरी जगह। दोनों बातों में फर्क हो गया। समझ गए? आपने अपने बॉस को कहा कि सैलरी मुझे मत दो, गवर्नमेंट को दे दो, तो वो हो गया सरेंडर ऑफ सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और फोरगोइंग का मतलब आपने बॉस से ही नहीं लिया, आपने कहा सर रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं सर। आगे कुछ खास बातें हैं। प्लेस ऑफ अप्रूवल, सर सैलरी कहाँ कमाई? अब इसका रिलेवेंस आता है कहाँ पे? रेजिडेंशियल स्टेटस में, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट, कि हमने सैलरी कहाँ कमाई। अगर हमने सैलरी जहाँ पे हमने बताया था कि जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हमारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम हमारी सर्विस देते हैं, वहां पे हम सैलरी कमाते हैं, तो वो जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब वो जगह इंडिया में है, तब तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगा, फिर तो चाहे ऑर्डिनरी हो रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल हो ही जाएगा। तो वो जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए सर। बेसिस ऑफ चार्ज, सर सैलरी पे टैक्स कैसे लगता है या कब लगता है? तो देखिए दो पॉइंट इसमें होता है। एक सैलरी का ड्यू होना, ड्यू होने का मतलब काम कर दिया और आप सैलरी लेने के अधिकारी हो गए, तो वो होता है ड्यू होना। और रिसिप्ट का मतलब वाकई में मिलना। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सर हम जो पहले हो जाएगा उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। अब कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि ड्यू और रिसिप्ट जो पहले हो, पर ये देखना कब है? तो ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर के दौरान देखना है आप। प्रीवियस ईयर जो हमारा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 21, ये पढ़ रहे हैं ना अभी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो आप तो ऐसे समझिए इस रूल को कि इस पूरे पीरियड के दौरान अगर मेरी कोई सैलरी ड्यू हो जाती है या मुझे कोई सैलरी रिसीव हो जाती है, तो वो टैक्सेबल है। दैट्स इट। दोनों में से एक भी काम हो गया अगर इस पीरियड के दौरान, तो वो सैलरी मेरी टैक्सेबल है। दैट्स इट। ओके। अगर दोनों ही काम नहीं हुए तो फिर वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। सर कैसे? सुनिए, देखिए यहाँ पे दो केस आते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट में हम कहते हैं कि सर जो टैक्सेशन होता है वो अप्रैल से मार्च होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, तो 12 महीने की सैलरी 12 महीने में ड्यू हो जाती है, इसलिए सेम ईयर में उसका टैक्सेशन हो जाता है। जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है, तो इसलिए उनका जो टैक्सेशन होता है, उनकी जो सैलरी ली जाती है वो मार्च से फरवरी तक ली जाती है, ठीक है। मार्च से लेके फरवरी तक, अगला मार्च नहीं लिया जाता। अगला मार्च क्यों नहीं लेते सर? क्योंकि अगले मार्च की जो सैलरी है वो अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होगी, मतलब कि अप्रैल में ड्यू होगी। अब 1 अप्रैल 2021 में जो सैलरी ड्यू होगी, मिलेगी भी उसके बाद, क्या वो हमारे इस पीरियड में आ रही है? मार्च 21 की अगर मैं बात करूं तो मार्च 21 की सैलरी ड्यू हो रही है 1 अप्रैल 21 को, और मिल भी उसके बाद रही है सर, तो क्या वो यहाँ कवर हो रही है? नहीं सर, वो तो यहाँ कवर ही नहीं हो रही, ना तो ड्यू हो रही है ना रिसीव हो रही है, तो हम किस बेस पे उसको टैक्सेबल करें? तो इसलिए उस मार्च को छोड़ दिया जाता है, राइट। ओके सर, एग्जाम में ही हमें बोलेगा क्या कि अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है? बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हो तो आपको अपने आप ये कर देना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या हमें डीए वगैरह सब ऐसे लेने? नहीं, ये सिर्फ बेसिक सैलरी के लिए कंसेप्ट लगाना है, आपको ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बेसिक सैलरी में ही दिमाग लगाना है, बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाना इस चीज का। ओके, चलिए
सैलरी ग्रेड सिस्टम बोल दो या पे स्केल बोल दो, एक ही बात है। सैलरी ग्रेड पे या पे स्केल, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है 20,000, 1,000, 24,000। तो जो पहली फिगर होती है इसका मतलब होता है स्टार्टिंग सैलरी, कि आपको जब आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो इतने रुपए महीने के मिलेंगे, मतलब 20,000 का महीना मिलेगा। इतना अमाउंट हर साल आपका बढ़ेगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एक साल होते ही 1,000 रुपए आपके बढ़ जाएंगे, फिर 21,000 महीना मिलने लग जाएगा। ठीक है, फिर एक साल होगा 22,000 महीना मिलने लग जाएगा। ऐसा मिलता रहेगा जब तक 24,000 महीने तक आप नहीं पहुंच जाते। ओके, तो इसको कहते हैं पे स्केल या ग्रेड पे। अब ये आपको हो सकता है थोड़ा सा पुराना देके करंट ईयर की सैलरी पूछ ले, तो आपको उसमें वो सीट बनानी पड़ेगी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मुझे ये मिल रहा था, इतनी तारीख से इतनी तारीख मुझे ये मिल रहा था, तो अल्टीमेटली मुझे इस पीरियड में क्या मिला। क्या देखना है आपको कि मुझे इस पीरियड में क्या मिला, दैट्स इट, ये ढूंढना है आपको। और वही आपकी होगी ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी होगी, राइट। बोलिए, यहां तक कोई डाउट एक बार बता दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा गया सर सैलरी मतलब क्या, सैलरी मतलब क्या, सिर्फ सैलरी। हमने कहा नहीं, एम्प्लॉयर से आपको जो कुछ भी मिलता है, बस एक लाइन लिख लो, एम्प्लॉयर से जो कुछ भी हमें मिलता है वो सैलरी है। तो इसका मतलब, तो सर सैलरी मतलब सैलरी, ओवर टाइम, इंसेंटिव, बोनस, अलाउंस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या ये सब आएंगे? यस, ये सब आएंगे, ये सारी सैलरी है। समझ गए? तो ये सब सैलरी का पार्ट है। देखिए, अगर इनको सैलरी का पार्ट नहीं किया जाता, मान लीजिए कह देते कि सब सुविधाएं आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे बॉस को कहते हैं कि भैया सैलरी छोड़ो, सुविधाएं दे दो हमें, राइट। तो इसलिए बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रूप बदल के ले लो, कुछ भी लो, एम्प्लॉयर से जो भी लोगे वो सैलरी हेड में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कि गिफ्ट लोगे वो भी आ जाएगा। तो सर सैलरी, ओवर टाइम, इंसेंटिव, ये तो देखिए फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि ये तो आपको काम करने के लिए मिल रहे हैं। बोनस जब मिलता है तब टैक्सेबल है। और ये बाकी चीजें क्या है, इनका आपको अलग अलग ट्रीटमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर, कि अलाउंस टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए लिखा है ट्रीटेड सेपरेटली, राइट। तो सर जितनी सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस जो भी मिला है सब जोड़ लीजिए, और सब जोड़ने के बाद सेक्शन 16 के अंदर 3 डिडक्शन हमें मिलती है, वो जब हम कम करेंगे तब आपको टोटल सैलरी मिलेगी। इस टोटल सैलरी को आप टैक्सेबल सैलरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में आने वाला एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पे है और उसका पैटर्न थोड़ा चेंज है। दिसंबर वाला अभी क्या मोड होगा उसका पता नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको थोड़ा पर्टिकुलर दे रखा है कि ये सैलरी, ये बोनस ही मिल रहा है, टोटल सैलरी बताइए या टैक्सेबल सैलरी बताइए, तो आप ये बताएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के। यहाँ पे गलती हो जाती है बहुत बच्चों से, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन इग्नोर कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर एक एसएससी को मिलती है, तो वो तो आपको डेफिनेटली काटनी ही काटनी है। तो वो लेस करके, वैसे 3 डिडक्शन है यहाँ पे, 16(1)(a), 16(2) सेकेंड, और 16(3), ये तीनों काट के बताना है। पर जनरली ये तो स्पेशल केस में होती है, और 16(1) तो मिलनी ही मिलनी है, 16(1)(a) तो मिलनी ही मिलनी है। तो अगर ग्रोस सैलरी पूछा है तो आप ये फिगर बताइए, ये एमसीक्यू टिक करेंगे। और अगर टैक्सेबल या टोटल सैलरी पूछा है तो आप ये एमसीक्यू टिक करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट। आगे आ जाइए सर। आगे लिखा सर अलाउंसेस। ये अलाउंसेस क्या होते हैं सर? देखिए, अलाउंसेस किसी भी खर्चे को बियर करने के लिए आपको कोई फिक्स अमाउंट दिया जाता है, उसको अलाउंसेस का नाम दिया गया है, राइट। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिक सैलरी आपको उतनी ही देंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका जॉब वर्क अलग अलग होता है, राइट। अब उनसे, जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है, दो सेम लेवल के बंदे हैं, पर एक का काम बाहर जाने का और एक का काम बाहर जाने का नहीं। अब अगर कंपनी जो सैलरी बढ़ा दे तो क्या दोनों को ज्यादा देना पड़ेगा? तो इसलिए कंपनी क्या करती है, सैलरी तो बेसिक रखती है, बाहर जाने वाले को एक्स्ट्रा दे देगी कि भैया तू बाहर जा रहा है ना, ले तेरे को एक्स्ट्रा, ले ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्स्ट्रा ले, कन्वेंस एक्स्ट्रा लेगी, तेरे को हम एक्स्ट्रा दे देंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए बेसिक अलग रखा जाता है, बाकी चीजें अलग रखी जाती है। तो जिसकी जैसी जॉब उसको वैसी एक्स्ट्रा चीजें। समझ गए? वरना तो सब बवाल कर देंगे, सर उसको 2,000 ज्यादा मिल रहे हैं, हमें भी 2,000 ज्यादा दो। तो आप बोलोगे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं, सैलरी तो उतनी मिल रही है। हाँ, वो बाहर जाता है उस चीज के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ गए? तो इस तरीके से अलाउंसेस दिए जाते हैं, इसको भत्ते बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ हिंदी में, सॉरी।
सबसे पहला अलाउंस आता है एचआरए। एचआरए को अलग से हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अलग से होती है। सेक्शन 1013A में आता है, ये सेक्शन आप जरूर याद कर लेना इस चैप्टर में, ये आपके काम आ सकता है। ठीक है, एचआरए मतलब सर अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो जो किराया हम चुका रहे हैं उस किराए की भरपाई के लिए हमें एम्प्लॉयर कुछ पैसे देता है, उसको बोलते हैं हम एचआरए। एचआरए सर टैक्सेबल है या टैक्स फ्री? तो पार्शियली टैक्सेबल है, पार्शियली टैक्स फ्री है। तो जितना अमाउंट हमें मिला वो जितना हमने किराया चुकाया माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40 और 50% ऑफ सैलरी। 40% नॉन मेट्रो सिटी में और 50% मेट्रो सिटी के केस में। ये तीन बातें आपको कैलकुलेट करनी है, और तीनों बातों में जो कम होता है सबसे, उतने आपका टैक्स फ्री हो जाता है और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। एक चीज और जो आप गलती कर सकते हैं एमसीक्यू में, ये बात ध्यान रखिएगा। सपोज आपको बोला गया 60,000 एचआरए मिला, ठीक है, आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करी, आपको पता चला 24,000 टैक्स फ्री है। ठीक है, अब ये जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा क्या है, टैक्स फ्री पूछा है या टैक्सेबल पूछा है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन होंगे। तो आपको बोला है टैक्सेबल बताओ तो आप ये बताएंगे, आपको बोला टैक्स फ्री बताओ तो आप ये बताएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, राइट। ओके सर, ये जो सैलरी वर्ड इस्तेमाल किया गया इसमें क्या क्या है? इसमें बेसिक सैलरी, डीए, कंडीशनल और कमीशन है। कमीशन दो तरीके के होते हैं, एक टर्नओवर के हिसाब से और एक महीने का फिक्स कमीशन। हमें टर्नओवर वाला लेना है, महीने का फिक्स नहीं लेना है। ओके, ठीक है। जिस जगह पे सर आप काम करते हैं अगर वहां पे आपका खुद का मकान है तो फिर इसमें कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो किराया नहीं दे रहे हैं, और किराया नहीं दे रहे हैं तो रेंट जीरो होगा, इसलिए आपको कोई भी यहाँ से छूट नहीं मिलेगी। ओके, चलिए सर, कुछ लोग हाई फाई लोग हैं, जैसे कि यूएनओ के मेंबर एम्प्लॉय हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया से बाहर सर्विस दे रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके लिए सर सारे अलाउंसेस क्या कर दिए गए हैं, एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, कि भाई आप बहुत ही हाई फाई लोग हो, ये जरूरत वाले लोग हैं, तो आपके लिए सारे अलाउंसेस टैक्स। ओके, यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। आगे सर अलाउंसेस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो कौन कौन से अलाउंसेस सर? पहले फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्टेड, पार्शियली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल में एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब मैं देखिए मैं निशान उन्हीं के आगे लगाऊंगा जिनके एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं, वैसे आपको सारे याद करने, आप कोई सिलेक्टिव अप्रोच नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन अलाउंस, टिफिन और लंच अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सीसीए और डीए, ये सारे 11 अलाउंसेज हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, मतलब जितना भी मिला पूरा टैक्सेबल। अच्छा, डीए में एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को, कंडीशनल और अनकंडीशनल। देखिए, कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, इससे डीए की खुद की टैक्सेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे डीए कंडीशनल हो और चाहे डीए अनकंडीशनल हो, वो खुद पूरा टैक्सेबल होगा ही होगा। समझ गए? मतलब आप कभी ये मत सोचिएगा सर 60% कंडीशनल है तो टैक्सेबल 60% होगा, नहीं, वो 100% टैक्सेबल है। हाँ, जब हम एचआरए वगैरह कैलकुलेट करेंगे, जब हम अदर पर्पज में डीए का इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है हम कंडीशनल वैल्यू का इस्तेमाल करें, पर खुद की टैक्सेबिलिटी के लिए डीए पूरा ही टैक्सेबल होता है। ओके, दूसरी बात सर, कई बार हमने ऐसे अलाउंस देखे हैं जो आपने पढ़ाए नहीं या जिनका हमने नाम ही नहीं सुना। देखिए, अलाउंसेस हजारों तरीके के होते हैं, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इनमें इनके अलावा कोई नाम मिल जाए आपको। तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगा लेना है, अगर अलाउंस मुझे पर्सनल पर्पज के लिए मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है, और अगर अलाउंस मुझे ऑफिशियल पर्पज के लिए मिल रहा है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग और लगा लेना है, राइट। जैसे एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, उसमें एक लिखा हुआ ड्रेस अलाउंस। अब मुझे बताओ, ड्रेस अलाउंस पर्सनल होगा या क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, ड्रेस बोल रहा हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म अलग है, मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो पर्सनल है। अब आप बोलोगे सर लिस्ट में तो नहीं है फुल्ली टैक्सेबल वाली में, पर वो फुल्ली टैक्सेबल ही होगा। समझ गए? ड्रेस है तो पर्सनल है, और पर्सनल है तो सर है। मान लो क्लॉथ अलाउंस लिख दें तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो नाम वो बदल सकता है, तो आपको थोड़ा सा नेचर पे भी फोकस करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ लीजिए, राइट। चलिए, एग्जम्प्टेड अलाउंस की बात कीजिए सर। तो एग्जम्प्टेड में डेली मतलब चाय पानी का खर्चा, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर, एकेडमिक, ट्रेवलिंग, यूनिफॉर्म और रिसर्च, ये सारे वो अलाउंसेज है जो आप ऑफिस के दौरान काम में लेते हैं या आपके ऑफिशियल यूज में आते हैं। अब सर ऑफिशियल यूज में आते हैं, ऑफिस के काम के लिए हमें पैसा मिला है, ठीक है, तो अगर हमें ऑफिशियल काम के लिए पैसा मिला है तो वो तो हमारे लिए टैक्सेबल क्यों है?
हमने तो बॉस से लिया और खर्चा कर दिया। भाई बॉस ने कहा कि आप मार्केटिंग करने जाओ, उसके लिए पेट्रोल का पैसा दिया, हमने पेट्रोल डलवा लिया और खर्च हो गया, तो हमारा किस बात का टैक्सेबिलिटी? तो बोला बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। बट अगर आपने उसमें से कुछ बचा लिया फिर तो जेब में जा रहा है ना, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अगर आपको कोई भी इनमें से अलाउंस मिल रहा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि मिला ज्यादा खर्चा कम हुआ, तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नवीन बोल रहे हैं सर डीए पे होता है, डीएनएस पे होता है, वो डीए पे नहीं होता, डीएनएस पे बोलते हैं उसको। वो एक तरीके से सैलरी का ही पार्ट है, वो फुली टैक्सेबल है। उसको अलाउंस ना बना के पे बना देते हैं तो वो फुली टैक्सेबल है। ठीक है, डीएनएस पे। ओके, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड में क्या समझे आप कि जितना खर्च कर दिया उतना टैक्स फ्री, जो बचा लिया वो टैक्सेबल। अच्छा सर कुछ नहीं लिखा कितना खर्च किया, तो आप मान लीजिए पूरा खर्च कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दीजिए। ओके, पार्सली टैक्सेबल। पार्सली टैक्सेबल का मतलब एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है अक्षिता का। सर अगर डीए में कुछ ना गिवन हो तो कंडीशनल मानना है ना? देखिए अलग अलग बुक अलग अलग ट्रीटमेंट करती है, सीए वाले अलग लेते हैं, हम अलग लेते हैं। हमारे सीएमए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर सामने कुछ नहीं लिखा है तो आप कंडीशनल लेके चलेंगे। ठीक है, जबकि सीए वाले अगर सामने कुछ नहीं लिखा होता तो अनकंडीशनल लेते हैं। ओके, तो आपके लिए क्या लेना है? कंडीशनल लेना है। अगर डीए के आगे ऐसा नहीं लिखा हुआ एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा नहीं लिखा है तो भी आप उसको फुल्ली कंडीशनल लेंगे। ओके, पार्सली टैक्सेबल अलाउंस मिल जाएगी। अब देखिए पार्सली टैक्सेबल का मतलब पार्टली टैक्सेबल पार्टली टैक्स फ्री, राइट? तो यहाँ पे सर हमें ये जो बताया गया है ना, हमारे सर यहाँ पे जो बताया गया है, एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो ले लेता हूँ। मेरे डाउट्स सारे कंटिन्यूअसली पूछ लो, है ना, जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें पूछ लो तो ठीक रहेगा। प्रेरणा कह रहे हैं सर मीन्स एंड कंडीशनल स्पेसिफाई होगा। देखिए ऐसा होगा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। या तो सिर्फ डीए लिखा है, ठीक है, या तो सिर्फ डीए लिखा है आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप उसको पूरा कंडीशनल ले लेंगे, राइट? या डीए लिखा है और साथ में लिखा है 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आप उसको 60% कंडीशनल लेंगे और 40% क्या लेंगे? अनकंडीशनल लेंगे। और मान लीजिए डीए लिखा है और ऐसा लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या लिखा है? नॉट फॉर्मिंग पार्ट, तो ये पूरा अनकंडीशनल हो गया। ऐसे मानिए ये तीन ही केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं मिलेगा। ओके, और कोई डाउट है किसी का? यहाँ तक तो बोल दीजिए, फुल्ली एग्जेम्प्टेड तक कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीवन? ओके, चलिए। तो सर पार्सली टैक्सेबल, हम बात कर रहे हैं कि सर पार्सली टैक्सेबल में एक टुकड़ा टैक्सेबल होता है और एक टुकड़ा एग्जेम्प्टेड होता है। तो सर हमें यहाँ पे जो अमाउंट बताया जाता है वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री? देखिए हमने क्या कहा कि सर कंपनी देगी एम्प्लॉय को पैसा, है ना, हमें उससे मतलब नहीं है कंपनी उसको कितना दे रही है, ना ही हमारा उस पर कोई कंट्रोल है, ना ही हमें उससे कोई मतलब है। हम कहते हैं कि इतना टैक्सेबल इतना टैक्स फ्री। अब वो कंपनी कितना देगी वो तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना जो फायदा है वो ऊपर रखा। उन्होंने क्या कहा कि हम एग्जेम्प्टेड बता देते हैं और उससे ऊपर जो कुछ मिलेगा सब टैक्सेबल। ठीक है, जैसे एजुकेशन अलाउंस में बोला 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और 2 बच्चों के लिए टैक्स फ्री। तो अब आपको 200 मिला तो 100 टैक्सेबल, 500 मिला तो 400 टैक्सेबल, 1000 मिला तो 900 टैक्सेबल, तो 100 से ऊपर जितना मिला सब टैक्सेबल। तो इसका मतलब सर हमें ये जो अमाउंट दे रखा है ये क्या है? ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। ये क्या है? ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, राइट? ओके, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ, ये अप टू है सारी फिगर। अप टू होने का मतलब कि मान लो अगर मिला ही 70 है तो 70 ही एग्जाम्प्ट होगा ना, ऐसा नहीं है कि 70 वाले में आप -100 कर दो। ठीक है, आप 70 वाले में 100 कर दो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो जितना मिला है उतना ही, या मैक्सिमम 100, ये सारे मैक्सिमम अमाउंट है, राइट? ओके, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस के लिए 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ट्राइबल एरिया 200 रुपए पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, और इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ इसलिए लिख सकते हैं कि अगर एक अट्टे कट्टे नौजवान
को मान लीजिए, या एक नॉर्मल एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है सर, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें उसको कोई रिबेट नहीं है। जबकि एक हैंडीकैप या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को मिलता है तो उसके लिए 3200 रुपए पर मंथ तक टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए टैक्स फ्री है? सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए 3200 रुपए पर मंथ तक टैक्स फ्री है, बाकी सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल। ओके, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, यस, बैलेंस टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है और उनको 4000 रुपए पर मंथ मिलता है, तो उनके लिए 800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, और वही जो अट्टा कट्टा आदमी है उसको 4000 रुपए मिलता है, तो भैया उसके लिए पूरे 4000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल। ओके, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस सर ये अलग है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस से अलग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना जाना। ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो ये लिख देते हैं ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। तो आपको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कर रहे हैं, राइट। और ये जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस है ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? उन लोगों को जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे आप रोडवेज में काम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे मिलता है आप। ठीक है, तो ये अलाउंस जितना मिलेगा ये 70% ऑफ अमाउंट जितना मिला उसके 70%, या फिर 10,000 रुपए पर मंथ, दोनों में जो भी कम हो। ठीक है, अंडरग्राउंड अलाउंस, इसको माइंस अलाउंस भी बोलते हैं, कि अगर आप कोयले की खान में, मार्बल की खान में या किसी भी अंडरग्राउंड माइन में काम कर रहे हैं और वहां से आपको कोई अलाउंस मिल रहा है उसके लिए, तो वो 800 रुपए तक तो टैक्स फ्री है और उससे ऊपर टैक्सेबल है। ओके, एक बार बता दीजिए यहां तक कोई डाउट अलाउंसेज में? ओके, आगे आ जाइए सर, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ, फिर अपन चलते हैं। ठीक है सर, परक्विजिट का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब कि सर जब हम जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर हमें कई चीजें ऐसी भी प्रोवाइड करता है जो मॉनेटरी नहीं है। जैसे मान लो उसने हमें खाना दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी लगा रखी है। ठीक है, हाँ, हम अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर से हमारा इलाज करवा देता है। ये अगर हमें ऐसी कोई भी चीजें वो दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। अब जाहिर सी बात है फायदा तो हो रहा है, वो चीज जो हमें फ्री मिल रही है वो फायदा तो हो ही रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें तो उस पर भी टैक्स चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे तो फिर तो आप सैलरी की बजाय वही लेना स्टार्ट कर दोगे। समझ गए? तो इसलिए बोला गया कि वो भी टैक्सेबल है। अब सर वो टैक्सेबल है तो उसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसकी तो क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। भाई मुझे एक फ्री खाना मिला तो उस खाने की क्या वैल्यू है, मुझे कितना फायदा हुआ, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो सब चीजें निकालनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। अब यहाँ पे समझिए, कुछ परक्विजिट ऐसे हैं जो सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, और कुछ परक्विजिट ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। अब सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? तो देखिए 3 लोगों को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला गया है। एक वो जो कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, उनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला गया। दूसरा वो जो कंपनी में सब्सटेंशियली इंटरेस्ट रखते हैं। और तीसरे वो लोग जिनकी मॉनेटरी इनकम 50,000 से ज्यादा हो। क्या ये सर 50,000 रुपये महीना है? नहीं, ये 50,000 रुपए सालाना है। अब आप बोलोगे सर 50,000 रुपये सालाना तो हर एम्प्लॉय की इनकम हो जाती है। हाँ, हर एम्प्लॉय की सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा ही होती है। पर एग्जामिनर ने कल को सैलरी दी नहीं और ऐसे पूछ लिया कि ये मिस्टर एक्स है और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, अब बताओ। तो फिर तो याद होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें समझना है प्रैक्टिकली नॉन स्पेसिफाइड कोई नहीं होता, क्योंकि सबकी इनकम 50,000 से तो ज्यादा हो ही जाती है। ठीक है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन, गार्डनर, सर्वेंट, मोटर कार, एजुकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। मतलब सर नॉन स्पेसिफाइड को मिली तो एग्जम्प्ट, नॉन स्पेसिफाइड मिली को, नॉन स्पेसिफाइड लोगों को मिली तो एग्जम्प्ट है, राइट। ठीक है, और कुछ परक्विजिट ऐसे भी हैं जो टोटली टैक्स फ्री। सर टैक्स फ्री क्यों है? वही रीजन कि ये ऑफिशियल यूज के लिए आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इस चीज को आप हाईलाइट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? तो डायरेक्टर, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड और जिसकी सैलरी एक्सीड करती है 50,000 से ज्यादा। आगे आ जाइए। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर हमें कितना फायदा हुआ? तो फायदा कैलकुलेट करने के लिए देखिए,
जो चीज आपको मिली उसकी वैल्यू क्या है, पहले तो आप वैल्यू निकालो। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर आपको ये कहूँ कि सर मुझे है ना एम्प्लॉयर की तरफ से कोई सुविधा मिली और वो सुविधा 1 लाख रुपए की है, तो बताइए मुझे फायदा कितना हो गया। अगर मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से कोई चीज मिलती है फ्री में और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, तो मुझे फायदा कितना हो गया, 1 लाख का हो गया। हाँ, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, सामान तो 1 लाख का है पर मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 25,000 रुपए में दूंगा। तो क्या मुझे फायदा नहीं है? हाँ फायदा तो है, पर 1 लाख का ना होके कितने का है, 75,000 का है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू लिखते हैं और अगर हमसे कोई अमाउंट वसूल किया गया है तो उसको लेस कर देते हैं, तो बचा हुआ हमारा फायदा हो जाता है। ओके, बता दीजिए एक बार, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा गया है सर, पहली फैसिलिटी लिखी हुई है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब इसका मैं एक चार्ट बनवाता हूँ क्लास में, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिया गया है नोट्स में, चार्ट में ही लिखा हुआ है। मैं आपको ओरली थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे आपका पढ़ा हुआ है। सर रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब होता है कि बिना किराए के, बिना किसी चीज के हमें मकान मिल जाता है। ठीक है, अब सर मकान अगर हमें मिला तो क्या हमें फायदा है? यस, आपको फायदा है। कितना फायदा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं कि घर फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, मकान बॉस का है या हमारा है, या किराए का है या कैसा है, इस तरीके से सब चीजें आपको देखनी होती है। मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ कि सर अनफर्निश्ड हाउस की ही कैलकुलेशन करनी है आपको सबसे पहले, तो चाहे घर कैसा भी हो। अनफर्निश्ड हाउस की जब आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आप बोलेंगे कि घर एम्प्लॉयर का है। हाँ, अगर घर एम्प्लॉयर का है तो कौन से शहर में है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी आपका फायदा है। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो आपको 10% ऑफ सैलरी का फायदा है, और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है तो आपको 15% ऑफ सैलरी का फायदा है। आप कहते हैं सर मकान तो एम्प्लॉय का नहीं है, मकान तो किराया एम्प्लॉयर का नहीं है, किराए का है, तो जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम होगा उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। सर होटल में रुका है तो सर 15 दिन के लिए होटल में रुकना फ्री है। उसके बाद में जितना बिल पे किया है वो और 20% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम होगा उतनी आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। सर अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इन दैट केस अगर मकान गवर्नमेंट का खुद का है, क्वार्टर्स गवर्नमेंट के खुद के हैं, तो जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट लेती है दूसरे लोगों से, वो आपका फायदा हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने भी किराए पे लेके आपको दिया है तो जितना किराया गवर्नमेंट चुका रही है वो आपका फायदा हो जाएगा, राइट। ओके, सैलरी में सर बेसिक सैलरी, डीए, कंडीशनल शिफ्ट और सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, सारे मॉनेटरी बेनिफिट आ जाते हैं। ध्यान रहे नॉन मॉनेटरी मतलब की रिटायरमेंट बेनिफिट, और ये जो नॉन मॉनेटरी मतलब की परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट, ये चीजें इसमें नहीं आती है, राइट। इसमें एक खास पॉइंट आता है सर ये वाला, कि अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको एक घर तो वहां मिला हुआ है जहां पे आप पहले काम करते थे, और एक घर आपको मिल जाता है नई सिटी में जहां पे आप अब काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको नया घर मिलता है कुछ दिन में आपको पुराना घर सरेंडर करना होता है, तो 90 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि 90 दिनों तक तो एक घर को टैक्सेबल किया गया, आप जिसको भी करवाना चाहें। बट अगर 90 दिन के बाद भी आप दूसरा घर खाली नहीं करते हैं, दोनों घर ऑक्यूपाई करते हैं, तो 90 दिन के बाद दोनों घर पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो आरएफए की कैलकुलेशन करनी है वो दोनों की करनी पड़ेगी अगर 90 दिन के बाद भी आपने उसको सरेंडर नहीं किया है तो। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे आ जाइए। मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय। सर ऐसा कोई पैसा जो मुझे चुकाना था पर मेरे ब्याह पे आपने चुका दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फायदा, और वो मेरे लिए हो गई इनकम। कितनी इनकम? जितना आपने चुकाया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने मेरा एलआईसी भर दिया, तो भैया आपने मेरा एलआईसी भर दिया तो मुझे तो फायदा हो गया, कितना? जितना आपने पेमेंट किया उतना। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन में अगर आपने मुझे लोन दिया, या तो बिना इंटरेस्ट के दिया या कम इंटरेस्ट पे दिया, दोनों ही केस में मेरा फायदा है। अगर आपने बिना इंटरेस्ट पे दिया तो जितना इंटरेस्ट मुझे मार्केट में देना पड़ता वो मेरा फायदा है। ठीक है, और अगर आपने कम इंटरेस्ट में दिया तो जितना इंटरेस्ट मेरा बच गया कंपेयर टू द मार्केट रेट वो मेरा फायदा है, राइट। तीन चीजें इसमें एक्सेप्ट की गई है। 20,000 तक का छोटा मोटा लोन माफ है, स्पेशल बीमारी के लिए लोन माफ है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जो कैलकुलेशन है वो मंथली करनी है,
अगर महीने में ही लोन लिया और महीने में ही वापस भी दे दिया तो फिर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? हर 3 से 4 फैसिलिटी के बाद मैं आपको पूछूंगा, तो रिप्लाई करते रहें। ओके सर, मार्केट रेट क्या लेंगे? तो मार्केट रेट एसबीआई की रेट लेंगे जो 1 अप्रैल को होगी, उसको ले लेंगे। आगे आ जाइए। फैसिलिटी नंबर 5, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर आपका बॉस आपको कोई एसेट इस्तेमाल करने के लिए देता है तो इस्तेमाल करने से क्या आपको फायदा होता है? बिल्कुल होता है सर। तो सर कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप में हमें कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है सर? काम तो ले रहे हो ना आप। सर हम जनरली ये माना जाता है कि लैपटॉप कंप्यूटर तो आपको ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है कि आप ऑफिस का काम घर पे कर सकते हो, तो उससे आपको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए उसको एग्जम्प्ट किया गया है। जबकि और कोई एसेट आपको दी जाए, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर दे रखा है और कुछ दे रखा है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और उसमें 2 सिचुएशन बनेगी। अगर वो असेट ओनर की खुद की है, किसकी? एम्प्लॉयर की खुद की है, तो आपको 10% ऑफ कॉस्ट का फायदा होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि 1 साल में आपने उसको 10% कंज्यूम कर लिया। और अगर ओनर ने किराए पे लेके दी है, आपके एम्प्लॉयर ने उसको किराए पे लेके दी है, तो जितना किराया एम्प्लॉयर चुका रहा है, जो कि आपको चुकाना पड़ता अगर आप खुद किराए पे लेने जाते, तो वो आपका फायदा हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसफर मूवेबल एसेट। सर इस बार इन्होंने मूवेबल एसेट हमें रखने के लिए दे दी, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको एसेट रखने के लिए दी जाती है तो जितने रुपए के एसेट उतना आपका फायदा है, जितने के एसेट उतना आपका फायदा है। तो सर अगर नई एसेट है तो नई एसेट है तो जितनी उसकी कॉस्ट है वो आपको पूरा फायदा है। अच्छा सर यूज्ड एसेट है तो भैया यूज्ड एसेट है तो उसकी आज की वैल्यू निकाल लो और जितनी वैल्यू है वो आपका फायदा है। ठीक है, कैसे निकालें सर आज की वैल्यू? तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जितनी कॉस्ट थी माइनस 50% WDV बेसिस पे डिप्रिसिएशन लगा दीजिए। और ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ईयर के लिए आएगा, जो कुछ डेज या महीने उनके लिए नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आपने 2 साल 4 महीने काम में लिया तो 2 साल का ही डेप्थ लगाना है, 4 महीने का डेप्थ नहीं लगाना है। ठीक है, तो जो वैल्यू बचती है वो आज की वैल्यू होगी। सिमिलरली कार का 20% से और बाकी एसेट का 10% एसएलएम से करना। ध्यान रहे यहाँ दोनों पे WDV रहेगा और यहाँ पे एसएलएम रहेगा। अगर आपसे कोई अमाउंट वसूल किया जाता है कि हम आपको फ्री में नहीं देंगे, कुछ पैसा लेके देंगे, तो वो आप लेस जरूर कर देंगे। हर एक फैसिलिटी में से अलग से बताने की जरूरत उसको नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे देखिए, टूर एंड ट्रेवल फैसिलिटी। सर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कहीं घूमने भेजता है, कहता है कि भैया घूम के आ जाओ, पैसा मैं दूं, ठीक है, तो वो उसका क्या टैक्सेशन होगा? उसके टैक्सेशन में बोला गया कि भाई अगर एम्प्लॉयर ही वही काम करता है, ठीक है, आप मैकमाई ट्रिप में या गोवा वुमेन में किसी में काम करते हैं और वो हमें देता है, तो सर सिमिलर अमाउंट दूसरी एजेंसी क्या चार्ज कर रही है वो हमारा फायदा हो जाएगा और उतना हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सर ऑफिशियल टूर में गए तो हमें कोई फायदा नहीं है। ऑफिशियल टूर विद फैमिली गए तो फैमिली के हिस्से का फायदा है। ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड किया वेकेशन में तो वेकेशन के रूप में जो भी टाइम बिताया है उसका फायदा है। समझ गया? तो इतने रुपए का आपका टैक्सेशन हो जाएगा। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा स्पीडली मैं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो फिर यस सर ये जो ऑफिशियल टूर एक्सटेंड इन वेकेशन वाला है ना, तो अगर इसमें कुछ ऐसी रीजन हो जाए कि वो ऑफिशियल टूर मतलब उसको रुकना ही पड़ जाए वहां पे, तब? देखिए वो कंडीशन देखी जाएगी। अगर वो मजबूरी है तो कोई टैक्सेशन नहीं है आपका, क्योंकि वो तो पर्सनल काम हुआ, ऑफिशियली तो आप हाँ ऑफिशियली गए हाँ। है ना, अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान हम्म। और 4 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, तो पर्सनल कहाँ है उसमें? उसको वैकेशन थोड़ी हम्म, बोलेंगे, छुट्टी थोड़ी है वो तो जान ठीक है फंसी सर। है। वैकेशन तभी होगा जब आप उसको एज ए वैकेशन मांगेंगे अपने ऑफिस से कि भैया मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा दे दो, मुझे घूमना है। ओके सर। और कोई? ओके, रिप्लाई जरूर करते रहें, देखिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर लाइव लेने ले ही रहे हैं तो उसका फायदा तो उठाएं। गिफ्ट और टोकन और वाउचर। अगर सर आपको एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला तो भैया अगर गिफ्ट मिला है और कैश में मिला है तो पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि इसको तो हम टैक्स फ्री कर ही नहीं सकते। इसको टैक्स फ्री किया तो हर इंसान क्या करेगा, सैलरी लेने के बजाय गिफ्ट लेना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए हमने इसको टैक्स फ्री नहीं किया, पूरा टैक्सेबल कर दिया। अच्छा काइंड के रूप में दिया तो चलो 5,000 तक टैक्स फ्री है, 5,000 से ऊपर क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। ओके,
आगे फूड एंड बेवरेज की बात कर लेते हैं, ये आ सकता है एग्जाम में, इसको आप लगा लीजिए। फूड एंड बेवरेज में क्या कह रहा है सर कि सर ऑफिस के दौरान अगर मुझे चाय नाश्ता मिला तो